बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की सुस्त रफ्तार, साथी दलों का वार। दरअसल लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इसी कड़ी में अब ममता बनर्जी आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल में गठबंधन के भीतर चल रहे घमासान के बीच टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक दिन पहले ही नाराज भरी लहजे में जो है वो एक तरीके से गठबंधन को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि अगर उचित महत्व उन्हें नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी सूबे की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। उधर जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इस मामले में जितनी देरी होगी इंडिया ब्लॉक को उतना ही नुकसान होगा। इसी बीच बिहार की सियासत भी वहां पर भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, एक तरीके से उठापटक देखने को मिल रही है। और ताजा मामला है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से जुड़ा हुआ उनका मामला है। जेडीयू के जो लीडर हैं, सुप्रीमो हैं, उन्होंने वहां पर एक बड़ा फेरबदल किया है और ऐसा माना जा रहा है कि जो जेडीयू में फेरबदल हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका असर जो इंडिया ब्लॉक है उसके ऊपर डालने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में आ जाएं। बहरहाल ये तमाम चीजें चल रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग को लेकर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो रजामंदी बन गई है, रजामंदी हो गई है। कल ही जो है एक फोटो ट्विटर के जरिए या एक्स के जरिए जो है वो शेयर की थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से शेयर की गई थी और आरएलडी की तरफ से भी उसको रिट्वीट करते हुए कहा गया था कि हम साथ साथ हैं और साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए गठबंधन का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। इस सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया अलायंस में बिखराव बढ़ता जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो कई सारी पार्टियां, ऐसी भी सुगबुगाहट है, ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि कई सारे दूसरे दल मिलकर के वो कोई जो है एक तरीके से तीसरा भी गठबंधन बना सकते हैं, कोई थर्ड फ्रंट बना सकते हैं। जिस तरीके से माजी में देखा है हमने कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज लाइक माइंडेड जो होती हैं वो फिर जब उनका पहले किसी पार्टी से या दूसरी पार्टी से बात नहीं बनती तो वो थर्ड फ्रंट बनाते। तो ऐसा कुछ चल रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, थर्ड फ्रंट भी बन सकता है। बहरहाल इन तमाम मुद्दों का इंडिया अलायंस पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा और क्या वाकई इंडिया ब्लॉक की रफ्तार सुस्त होने के चलते उसके साथी दलों में बेचैनी है और नाराजगी है, और क्या अगर ऐसा हुआ तो वो जो इंडिया ब्लॉक है उसको नुकसान होगा। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर जमाल साहब और बीजेपी से शुभेंदु जी हैं, आपका भी इस्तकबाल है। समाजवादी पार्टी से कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर सहाफी हैं। दिनेश शर्मा जी ये भी हमारे साथ होंगे और तमाम मसले जितने भी हैं उन पर तमाम ये बात रखेंगे अपनी, और एक एक कर जो है हम सबके पास आएंगे। डॉक्टर जमाल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। कांग्रेस की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जो कांग्रेस है वही इंडिया ब्लॉक की एक तरीके से उसको लेकर के चल रही है और कहीं ना कहीं प्रेशर में है कांग्रेस। एक तरफ तो वो यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं, राहुल गांधी, तमाम लीडर्स वहां पर मसरूफ हैं। इंडिया ब्लॉक पर बहुत ज्यादा ऐसा माना जा रहा है कि वो तवज्जो इस वक्त नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि अलग अलग वक्त में अलग अलग बयानात वो आते रहते हैं और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें अहमियत नहीं दी गई तो वो जो वेस्ट बंगाल है वहां की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं सब पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपने इस न्यूज चैनल पर मुझे बुलाया है, अपनी बात रखने का मौका दिया है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है जी, तो चीजें चलती रहती है। कहीं पर जब हम एक साथ मिलकर विपक्ष के सभी पार्टियां एक साथ लड़ने के लिए आए हैं तो हो सकता है थोड़ी सी चलती है बात। अगर आप लोग ये चीज देखते हैं तो ये भी देखे ना कि आज 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जो है जाके मिलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से, राहुल गांधी जी से जी। तो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सी सीट शेयरिंग का मामला है, वो भी मुझे लगता है कि 2-3 दिन 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा। देखिए होता है कहीं पर किसी की मांग है, किसी पार्टी की अपनी सोच है कि मेरी इतनी सीट होनी चाहिए या मुझे सम्मान सबको मिल रहा है। और जहां तक लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी में ने सबके साथ सीधा सीधी अपनी बात रखी है, कहीं पर उन्होंने किसी पर दबाव नहीं डाला है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको उस हिसाब से सीट मिलेगी और वो बातें चल रही है, इसलिए इस तरह की कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हम लोगों में। हाँ थोड़ा सा होता है, देखिए कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, किसी का कुछ डिमांड होता है कि मुझे इतनी सीट चाहिए, किसी को लगता है ये इतनी। इसे इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े घटक दल अगर है तो मानते हैं कांग्रेस पार्टी हम लोग है, लेकिन हम लोग सभी को सम्मान दे रहे हैं और किसी के सम्मान से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग सब एकजुट और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जो हिटलर शाही रवैये की जो सरकार इस देश में चलाई जा रही है, गरीब विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, उसको उखाड़ फेंकने का काम हम लोग 2024 में करेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर इस चुनाव को हम लोग साथ है और लड़ेंगे और जीतेंगे।
ठीक है। दिनेश शर्मा जी, एक सहाफी की नजर से कैसे आप देख रहे हैं, चूंकि ये जो बयान आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये देरी हो रही है सीट शेयरिंग में, इसको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, चूंकि इंतखाबात में जाहिर तौर पर वक्त है अभी, मगर जब सीट शेयरिंग का मसला जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा, सब अपने उम्मीदवार उनको उतारने पड़ेंगे, चूंकि पार्टियों के अंदर एक तो यह है कि पहले तो आपको इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग करनी है, उसके बाद फिर पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवारों को तय करेगी कि वो किस सीट से कौन सा उम्मीदवार वो उतारेगी। वो भी एक लंबी जद्दोजहद होती है, एक तरीके से सरदर्दी वो होती है पार्टीज के लिए, जो आला कमान होते हैं या जो एक वो हर पार्टी का एक सिस्टम बना हुआ है वहां पर। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अगर ये बात इस तरीके की आती है तो इसको मेरा ख्याल के हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, और यही बात शायद ममता बनर्जी ने नाराजगी भरे लहजे में ही ये कहा है, इसलिए उनको कहना पड़ा कि हमें तवज्जो नहीं मिल रही है, और तवज्जो अगर यही हाल रहा इंडिया ब्लॉक का और कांग्रेस का, खास तौर से कांग्रेस की तरफ इशारा था, क्योंकि ओवरऑल उसी को इंडिया ब्लॉक को लेकर के चलने वाली कांग्रेस ही है। तो ये बात अगर ममता बनर्जी कह रही है कि उन्हें प्रॉपर तवज्जो नहीं मिल रही है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, और उसी की फिक्रमंदी जो है वो फारूक अब्दुल्ला भी जता रहे हैं, उसी की फिक्रमंदी जो है वो कहीं ना कहीं बिहार की तरफ से भी खबरें वैसी आती हैं। फिर देखिए, फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं जी, उनके बयान की इस संदर्भ में कोई खास अहमियत नहीं है। हाँ, उनको मालूम है अच्छी तरह से कि जम्मू कश्मीर का सीन क्या है और उसमें उनको क्या लाभ मिल सकता है। ज्यादा कुछ नहीं, इतना हो सकता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसे पहले से जीतते चले आ रहे हैं इस बार भी जीत जाएंगे जी, लेकिन वो उनको अलग रखिए। मेन है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी के बाद कांग्रेस है। जी, ममता बनर्जी धीरे धीरे उधर बढ़ रही हैं कि जिस तरफ आप और हम चर्चा करते रहे हैं। हमारा ये कहना रहा है कि ममता बनर्जी अपनी चुनावी तैयारियां कर रही हैं, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि वहां पर जो अधीर रंजन चौधरी साहब हैं वो उनके खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रहे हैं। इधर सीट शेयरिंग की बात कर रही कांग्रेस, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसलिए ममता बनर्जी अब अकेला चल रही हैं। जिसको एक दो सीट के लिए कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना हो, ठीक है, दे देंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सोचें कि नीतिगत कोई ऐसा फैसला करने वाली है वो, अब हमें नहीं लगता। अब बिहार की आप बात करते हैं, वहां पर भी यही स्थिति है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में अंदर खाने सीटों को लेकर एक बहुत बड़ा गैप है जी। आप ये मान के चलिएगा कि लालू यादव किसी भी कीमत पर अपने लड़के को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया अलायंस के झाड़ पर नीतीश कुमार को पहले चढ़ा दिया और एक शब्द नहीं बोले। जब खड़गे साहब का अध्यक्ष बनने की बात आई तो चुप्पी मार गए। दरअसल वो भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार का कोई रोल प्ले हो, क्योंकि नीतीश कुमार उनको भी झटके दिए हैं। तो इसलिए लालू यादव यहां भी बदला चुकाना चाहते हैं। हमें नहीं लगता क्या नाम रब्बानी साहब जी कि अब एक ही इनका अलायंस के अंदर मित्र बचा है जिसका नाम है ममता बनर्जी, और अब कोई सीन नजर नहीं आता। अब सीन देखिए पूरे देश भर के अंदर क्या माहौल है, इलेक्शन किधर जा रहा है, इसमें कौन आदमी कौन रिस्क लेगा। ममता बनर्जी अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग करती है तो इसमें ममता बनर्जी का ही नुकसान है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मायावती से कुछ संभावनाएं नजर आई थी कांग्रेस को कि किसी तरह से अमेठी और रायबरेली ही बच जाए, बाकी उत्तर प्रदेश में तो उनका कुछ है नहीं, लेकिन वो संभावना भी टूट गई। तो ममता बनर्जी समझ रही है अच्छी तरह से कि कांग्रेस चाहे वो कोई यात्रा चला ले, या हमारे जो अभी एक साहब जो अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के संदर्भ में, ठीक है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ठीक है दिनेश शर्मा जी, बात पूरी होगी मेरा ख्याल कि आपकी। डॉक्टर जमाल कुछ कह रहे थे आप तो बड़ा आसान ले रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर अगर जितनी पार्टी आपके साथ जुड़ी है बहुत बड़ा स्टेक रखती है ममता बनर्जी, अगर वो नाराज हैं और अगर बिहार की तरफ से अच्छी खबरें नहीं है आपके पास, तो जाहिर तौर पर वो फिक्र करने वाली बात है कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए। रब्बानी साहब मैंने आपको क्या बोला, किसी ने गठबंधन से बाहर होने की बात नहीं की है।
एक बात पहले समझ लें। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि बीजेपी के लोगों को पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है। आप अपनी चिंता न करें। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर आप बात करते तो आपके आसाम के मुख्यमंत्री क्यों डर गए हैं? क्यों आपके बीजेपी के लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं वहां खड़े हो गए? अगर नहीं डरे हो तो काहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पोस्टर फाड़ रहे हैं, जिसकी वीडियो आज वायरल है पूरा। ये बोलने से कुछ नहीं, आपकी लबबाजी से कोई मामला बनना नहीं है। और आप डिसाइड नहीं करते थे, ये हमारा आपसी घर का मामला है, हमारी इंडिया गठबंधन के हमारे घटक दल का मामला है। अब अपनी चिंता ना करें, आपके भी कई भागने वाले हैं आपके गठबंधन के लोग। ठीक है, उसका नाम बोले तो मैं गिना देता हूँ। पशुपति कुमार पारस जो आपके बिहार के एलजेपी के लीडर है, वो बाहर जा रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसे दूसरे पर आपने सोचिए, वो हम लोग का प्रॉब्लम है, हम लोग उसको सल्टा लेंगे। हम लोग जब एक साथ आए, एक मंच पर आए, तो हम लोग आपस के मामले को खत्म कर लें। कशीप जी, डॉक्टर जमाल कह रहे हैं कि दूसरों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घर का मामला। लेकिन घर की बात अगर चौराहे पर आ जाए, बयानबाजी जब होती है तो वो तमाम लोगों तक पहुंचती है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, या पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा था कि नीतीश कुमार भी नाराज थे। ठीक है साहब, ये बड़े स्टेक होल्डर हैं एक तरीके से कहा जाए, मतलब ये इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और फिर अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में वो आपके साथ नहीं है, इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो बाहर उनका क्या इस्तेमाल है? बाहर उनको वेस्ट बंगाल के बाहर जो है उनको कौन वोट दे रहा है? ममता बनर्जी को सारी दुनिया जानती है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक जो है उन्होंने मतलब एक जलसा करने की कोशिश की थी, एक रैली करने की कोशिश की थी, वहां पर वो गई भी नहीं थी, चूंकि आखिर में पता चला कि 100 लोग से ज्यादा आए ही नहीं वहां पर। तो बाहर वेस्ट बंगाल के बाहर क्या एक्सेप्टेंसी है उनकी, कितने उनके फॉलोवर्स हैं या कितने जो है उनके वोटर्स हैं, वो तमाम दुनिया जानती है। तो जाहिर है पूरा खेल जो है वो स्टेट का होता है। वैसे ही समाजवादी पार्टी का भी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, मगर अगर दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें, वहां पर क्या है? तो जाहिर तौर पर वो सवाल उठता है कि जब जो आपका मेन स्टेट है वहां पर ही अगर आप एक साथ नहीं है या वहां पर ही मन मुटाव है, तो फिर सवाल उठेंगे कि क्या वाकई ही सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कल खबर आई थी कि आरएलडी और समाजवादी के बीच जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन हो गया, मतलब लोकसभा के लिए, और 7 सीटों पर शायद लड़ने की बात है। और कांग्रेस पार्टी के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम बातें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, बीएसपी के भी साथ आने की बात थी, मगर बीएसपी ने फिर 3-4 दिन पहले ही जो है मायावती ने साफ कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है कि जैसे जैसे इंतखाबात नजदीक आएंगे शायद कोई अच्छी खबर जो है इंडिया अलायंस को सुनने को मिल जाए। कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, जो हर रोज बयानबाजी आती है, इंप्रेशन वो आम लोगों पर खराब पड़ता है। मानते हैं आप इस बात को? देखिए, सबसे पहली चीज तो जी ये इंडिया गठबंधन के अंदर वो पार्टीज जो क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा सशक्त हैं और उसमें कुछ पार्टियां नेशनल भी। जी, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। जहां लोकतंत्र के मूल्य को समझा जाएगा, जहां दोनों के नेतृत्व का सवाल आएगा, जहां दोनों के अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने उम्मीदवारों का सवाल आएगा, तो वहां तो बात बड़ी होगी जी। लेकिन क्या ये आसान काम है? तो 4 मीटिंग्स की तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सारे बड़े दल साथ होकर के आए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल है वो लोकतंत्र में क्या मूल्य रखते हैं उनके वक्त? ज्यादातर इनके साथ ऐसे दल हैं जिनके पास अपने पार्षद नहीं, और हम लोग के साथ जो है या तो पूर्व सरकारें चलाए हुए लोग हैं या वर्तमान में जिनकी सरकारें चल रही। तो ये एक बड़ी चीज है जो इंडिया के अंदर, पहले तो यही होता था कि इन लोग साथ ही नहीं आ सकते। अब जब हम लोग साथ आ गए, सीट के बात चल रही, और इसमें निश्चित तौर पे भाई लोकतंत्र है हमारे यहाँ, खानाशाही तो है नहीं कि हम अपने साथ नहीं रख सकते हैं। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी आपस में बातें कर रही है और उससे रिजल्ट करके सामने आता, उस पर जिसके भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस प्रतिक्रिया देते हैं। और ये राजनीति हो रही है, यहाँ कोई संत समागम नहीं हो रहा, न तो भारतीय जनता पार्टी संत समागम कर। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या लोकतंत्र है? 9 साल तक एनडीए की कोई मीटिंग नहीं, और एक मीटिंग की उसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 बार क्षमा याचना पहले अपने साथ के लोगों से की। ना उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी आई, ना मीडिया कमेटी आई, ना ये आया कि हम कहां कहां पे संयुक्त रूप से जो है वो जनसभाएं करेंगे और हम कब आपस में बैठ करके सीट शेयरिंग। लेकिन शिफत की बात यह है कि क्योंकि देश को हमसे ज्यादा उम्मीदें हैं जी, इंडिया गठबंधन से ज्यादा उम्मीदें हैं कि हमसे प्रश्न किए जाते हैं। 38 दल वाले गठबंधन से कोई प्रश्न नहीं,
क्योंकि कब प्रधानमंत्री का चेहरा उन्होंने कर दिया, कब उन्होंने कोऑर्डिनेटर का चेहरा घोषित कर दिया। ये पहली मीटिंग तो नहीं हुआ, अगर इसके बाद हुआ, आप लोग अगर इससे वाकिफ हो तो जरूर बता दीजिए। लेकिन इसमें कहीं तो राय नहीं है। इंडिया गठबंधन के अंदर सारे लोग के मूल्यों को स्थापित करने वाले लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ हैं। हाँ, लेकिन अपनी अपनी जो पार्टियां हैं उनके जो कॉम्बिनेशन है, कुछ शेयर्स हैं, उस पर तो सीटों की शेयरिंग होगी और उस पर बातें होंगी, उस पर कुछ वाद विवाद भी हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज, जब परिवार बड़ा होता है और जहां लोकतंत्र बोलने की आजादी होती है वहां लोग रखते हैं। और देश के लोगों ने तमाम आपातकाल भी देखे हैं और अघोषित आपातकाल भी देखे। ठीक है, तो निश्चित रूप से देश शुभेंदु देख रहा है और ठीक है, देश को कर रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये जाहिर तौर पर चूंकि पहले भी ये बातें हो चुकी हैं कि अगर एनडीए कोई कदम उठाता है तो इंडिया अलायंस पर फर्क पड़ता है। इंडिया अलायंस कोई कदम उठाता है या वहां पर कुछ हलचल होती है तो एनडीए पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में फर्क पड़ता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कदम उठाती है, कोई फैसला लेती है, तो जाहिर तौर पर सियासत में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर उसका असर पड़ता ही है। तो किस तरीके से, चूंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं अक्सर कि भाई एनडीए को क्या मतलब, बीजेपी को क्या मतलब, तो वैसा तो हो नहीं सकता। ठीक है साहब, वैसा तो कतई नहीं हो सकता कि किसी को मतलब ना हो, और जो बात चौराहे पर आ जाए, जो बात पब्लिक डोमेन में आ जाए तो मतलब तो रखना पड़ेगा। मगर यहां पर सवाल यह है कि बार बार एक बात होती है, इंडिया अलायंस की तरफ से यह बात कही जाती है कि संविधान को बचाने की जद्दोजहद है, अगर सब मिलकर के नहीं लड़े तो संविधान खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। तो ये बीजेपी से ये संविधान को खतरा कैसा है, थोड़ा सा आप समझाने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है आपको, मतलब बीजेपी संविधान खत्म करने के पीछे क्यों पड़ी हुई है इंडिया अलायंस के मुताबिक? रब्बानी साहब, इनकी अपनी सबकी कंपनियां जी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी, पार्टी के रूप में चल रही थी, उसका अपना आपातकाल चल रहा है जी। आपातकाल के चक्कर में आधे बंद हो गए हैं, आधे बंद होने वाले हैं। अपनी अपनी सियासत परिवारवाद की बचाने के लिए ये सब मौसेरे भाई इकट्ठा हुए हैं। और मैं बड़ी समझ के साथ कह रहा हूं जी कि दो कंडीशन है रब्बानी साहब जी। पहला, जहां पर इनकी सरकारें हैं, जैसा कि आप ममता बनर्जी को देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, पंजाब में देख सकते हैं, इनके घटक दल की, कांग्रेस के घटक दल की, जहां पर इनकी सरकारें हैं, ये सब साथ में हैं। पर किस तरीके से ममता जी कहती है 2 सीट ले लो, हम तुम्हारे साथ में हैं। क्योंकि ममता जी का जन्म कांग्रेस को खत्म करके ही हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, उसका जन्म कांग्रेस को खत्म करके हुआ। हाँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, उसका जन्म कांग्रेस को खत्म होके हुआ। जिस पार्टी के पास उसका अस्तित्व ही कांग्रेस को खत्म करके हो रहा हो, वो आप कांग्रेस को साथ पे क्यों लेगा, ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल, ये बेमेल आप करेंगे, ये बेमेल गठबंधन है। मैं वही कह रहा, कंपल्सन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो गई है, उसका स्ट्रेचर इतना बड़ा हो गया है, प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का इतना बड़ा स्ट्रेचर हो गया है कि इनको लगता है कि हम सब लोग यदि मिलकर नहीं लड़े, कांग्रेस को लगता है कि हम खत्म होने जा रहे हैं जी। जिस तरीके से पोजीशन है, बाकी पार्टियों को भी लग रहा है इसी तरीके से कि यदि हमने मोदी जी की ये यात्रा को नहीं रोका या भाजपा को बढ़ते हुए नहीं रोका तो शायद हम अपना अस्तित्व खो दें। इसलिए ये सब मौसेरे भाइयों ने मिलकर एक मीटिंग करी और कहा हम साथ साथ तो हैं। अरे साहब, आप जिनको मौसेरा भाई बता रहे हैं, नीतीश कुमार के लिए कल ही जो है होम मिनिस्टर वो कह रहे थे कि दरवाजे खुले हैं, कभी दरवाजे बंद, कभी दरवाजे खुले। तो आपके साथ जो आना चाहे, बीजेपी के साथ जो आना चाहे वो ठीक हो जाता है, बाकी सब जो है उनके लिए आप ये बोलोगे कि वो मौसेरे भाई हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा। और ये मौसेरे भाई जो आप बोल रहे हैं उसमें क्या साइलेंट है ये भी सब जानते हैं। नहीं, हम वो साइलेंट की बात ही नहीं कर रहे। केजरीवाल जी क्या कहते थे कि कांग्रेस चोर है, कहते थे, और इसी कहने पर मगर देखो सर ना, ये बातें ना बहुत आइडियल बातें हैं ये। देखो मेरी बात सुनो ना सर, बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, ये कहते थे। मगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कहते थे, जो अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में, जो डिप्टी सीएम है मतलब महाराष्ट्र में, उनके बारे में क्या कहते थे। ये एक लंबी फहरिस्त है कितने सारे लोगों की जिनके बारे में ये कहा जाता था, फिर उनको शामिल कर लिया गया। तो ये बात तो आपकी पार्टी के ऊपर भी लागू होती है ना साहब। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, पूरी बात सुन लेंगे तो जवाब आ जाएगा। मैंने पहला कहा कि ये सब लोग
एक दूसरे को गाली देते रहे। हाँ। केजरीवाल जी के पास पूरे प्रूफ थे कि शरद पवार की कहां कहां अकाउंट है। शीला दीक्षित की 2700 पेज की एक फाइल हुआ करती थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन सबको तो गाली दिया ही है। आज साथ में खड़े हैं। ये सब लोगों ने एक दूसरे को गाली देने के बाद साथ में क्यों खड़े हुए? क्योंकि अब ये मौसेरे भाई हैं, इनको लगता है कि साथ में खड़ा होना ही मेरा हुआ। और दूसरा आपका प्रश्न का जवाब, मैं दूसरा प्रश्न कपिल जी आ रहा हूं, आप महान लोग हो, मैं उसका भी जवाब देता हूं। दूसरा प्रश्न का जवाब आपका रब्बानी साहब, कि मैं एक बात कहता हूं कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी पे आते ही करप्शन फ्री हो गए क्या? जब तक ये इनके साथ खड़े हुए थे तब तक किसी ने भी, ना ही कपिल साहब ने, ना ही कांग्रेस के लोगों ने, ना ही किसी और पार्टी ने इनको बदनाम कहा। जैसे ही भाजपा में आए इनको ज्वाइन करा दिया। और एक और लास्ट चीज, शुभेंदु अधिकारी जिसको कहते हैं कि इनके नाम था, तो आज 3.5 साल में ममता बनर्जी जी की 3 साल की सरकार हो गई, एक FIR क्यों नहीं करा देते? और वहां का ACP उनके कंट्रोल में है, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर हुआ था, जांच कराए। बात हो रही है इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर जो देरी हो रही है, जो उसकी सुस्त चाल है, ऐसा कह रहे हैं कि वो बड़ी मतलब धीमी गति से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ी सी बेचैनी है, जो अलाई पार्टीज हैं, जो गठबंधन के अंदर जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दल हैं, उसमें नाराजगी है। और TMC की तरफ से जो है वो बयान आता है, कई बार जो है वो फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी भी पहले जो है उसकी तरफ से भी लगातार बयान आते रहे हैं, खासतौर से जब असेंबली इंतखाबात चल रहे थे 5 सूबे में, वहां पर बहुत सारी चीजें हुई थी। उस वक्त तो बहुत ज्यादा खटास थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो खत्म होती गई। मगर वो खत्म तो हुई, उसके बावजूद भी अब जो देरी हो रही है, शायद वो चूंकि कांग्रेस बिजी है भारत जोड़ो नया यात्रा में, ज्यादातर लीडर्स वहां पर हैं, हो सकता है कि उसकी वजह से। मगर कुछ लोग हैं या कुछ जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत भी कर रहे हैं। डॉक्टर जमाल हसन साहब, बहुत सारी बातें हो रही थी ब्रेक में जाने से पहले, और शुभेंदु शेखर अवस्थी जो है वो कई सारी बातें कह चुके थे। एक बड़ी अहम बात उन्होंने कही थी कि ये जो गठबंधन बना है, ये ऐसे लोगों का, ऐसी पार्टियों का है जो मतलब वो मेल खाती नहीं है, बेमेल है, मजबूरी का गठबंधन है। तो ज्यादा दिन तक वो चल भी नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अगर खत्म किया था, कांग्रेस को निकाला था, तो वो कांग्रेस को खत्म किया था, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। चाहे वो दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, TMC जो है उसका हिस्सा थी, या TMC जो है वो कांग्रेस से टूट करके नई पार्टी बनी। फिर NCP की बात भी वही है। तो तमाम इस तरह की पार्टियां हैं जो सीधे तौर पर कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाती है। तो फिर जाहिर तौर पर ये जो गठबंधन है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसमें खटपटी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा कुछ जो है वो हाथ लगने वाला है नहीं 2024 में। चले 2 मिनट मेरे भी सुन लीजिए जी। सबसे पहले इनका एक बात था, इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ये बेमेल गठबंधन किया गया जी। सबसे पहले इनको मैं ये अपने साथी को बताना चाहूंगा, भाजपा के मित्र को, कि वो अकेले नरेंद्र मोदी जी बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये साथ 34 दल मिलकर लड़ रहा है। 38 दल का जो है समावेश इन्होंने बनाया है, उससे कम है। ये कितने मजबूत है नरेंद्र मोदी जी, अगर इतने ही मजबूत है तो अकेले चुनाव लड़ ले। दूसरी बात उन्होंने जो कहा बेमेल गठबंधन, देखिए होता है राजनीति में, जब आते हैं क्यों नीतीश कुमार जी के DNA पे नरेंद्र मोदी जी बोले सर 15 में जाके चुनाव लड़ लिए थे उनके साथ, तो दोनों एक दूसरे के DNA को चैलेंज किए थे। तो वैसा राजनीति में चलता है, जब आप विपक्ष में रहे तो एक दूसरे के खिलाफ बोलिएगा, वो अलग चीज है। दूसरी चीज है कि यहाँ जो बेमेल नहीं है, हम लोग एक समान विचारधारा के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जिनके पास शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे वाली सोच नहीं है। ये जो जितनी पार्टियां हम लोग इंडिया गठबंधन में आए हैं ना, एक समान विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं। तो ये जो इतनी सफाई साफगोशी से, और दूसरी बात इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी की बात, जहां तक सभी को शायद ये जानकारी होगी कि अंबानी अडानी शायद कितने बड़े प्राइवेट फर्म है और कितने करोड़पति 2014 से पहले कितने बड़े पैसे वाले थे और आज कितने पैसे वाले हैं। तो प्राइवेट कंपनीज को कितना फायदा मिल रहा है, इसका प्रमोशन, इस क्या कहें, इस बुरे इंडिया एक तरफ कहा जाता है इकोनॉमिक हम कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन अडानी की संपत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये लोग प्राइवेट कंपनी को चलाने वाले लोग हैं। और प्राइवेट क्या, ये सरकार तो नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये सरकार तो अंबानी और अडानी जैसे लोग चला रहे हैं, जो बिजनेसमैन बैठे वो चला रहे हैं। ये लोग बेमेल गठबंधन की बात नहीं कर रहे। हम लोग एक समान विचारधारा के जितने भी लोग इसमें हैं, वो एक सेकुलर विचारधारा के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर है। और राजनीति में एक दूसरे पर छीटाकसी तो होती है, उससे छीटाकसी होने से क्या होने वाला, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो देखा जाए तो 2015 का चुनाव नीतीश कुमार के साथ बिहार में लड़ा था बीजेपी ने, इसका जवाब मेरे साथी मित्र के पास होगा, इस पर जवाब दे सकते हैं। दूसरों पर अगर एक उंगली उठाएगा तो 2 उंगली आपकी तरफ भी घूमती है, ये जानना चाहिए लोगों को। ये जानकारी शायद मेरे साथी मित्र को नहीं होगा, ये थोड़ी जानकारी लगा। दूसरी बात, जितनी अच्छी चीजों से आप हमें समझा रहे हैं, आप ये सोचिए ना, आप इंडिया गठबंधन के बेमेल के पीछे क्यों पड़े? आप अगर सशक्त है, मजबूत है, तो आप क्यों देखने जा रहे हैं कि मेरा गठबंधन बेमेल है, वहां हम लोग मतलब जो है ज्यादा दिन नहीं चलने वाला? आप अपनी चिंता करें।
आप तो कहीं हमको टक्कर में भी नहीं देखना चाह रहे, फिर कहते हैं कि हमारे गठबंधन से इन लोगों के पेट में मरोड़ क्यों, ये नहीं समझ में आ पा रहा। अगर ये चीज सीधा सीधी एक बात है ना कि अगर हमारे खिलाफ या हमको खत्म करके कोई आम आदमी आई हो या टीएमसी आई हो या जो भी आई हो, आज हम लोग एक साथ लड़ने के लिए इस हिटलरशाही सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ने की तैयारी में लड़ रहे हैं, इसमें हम लोग मजबूती से खड़े हैं। इसलिए इन चीजों के लिए मेरे साथी मित्रों को ये परेशान ना हो, हम लोग अभी लड़ाई शुरू किया। और दूसरी बात, सही बात है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हम लोग चल रहे हैं और आपको बहुत जल्द 26-27 को हमारे राष्ट्रीय नेता दिल्ली मौजूद होने वाले हैं, ये जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जो सीट शेयरिंग को लेकर मामले चल रहे हैं, हम लोग सभी दल एक साथ एक परिवार की तरह हम लोगों ने बनाया इंडिया गठबंधन, वो उसमें सब हम लोग एक साथ मामले को सुलझा लेंगे। जी दिनेश शर्मा जी, कई बार इस तरह की बातें भी होती हैं कि भाई जैसे एनडीए है, वहां पर एक चेहरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कि भाई प्राइम मिनिस्टर का फेस वही है, मगर इंडिया अलायंस में ये बात अभी तक जो है वो एक क्लियर नहीं हो पाई। बीच में नाम उठा था ममता बनर्जी की तरफ से और खड़गे साहब का उन्होंने नाम लिया, मगर उसके ऊपर भी फिर कुछ दूसरे जो दल थे या दूसरे लीडर्स थे वो दूसरी पार्टी के उनमें नाराजगी बढ़ गई। आपको लगता है कि ये भी एक शायद कोई वजह है कि अभी तक कोई नाम क्लियर नहीं है कि कौन उसको लीड करेगा? राहुल गांधी लीड करेंगे इंडिया अलायंस को, प्राइम मिनिस्टर का फेस क्या वो होंगे या फिर जो है खड़गे होंगे? चूंकि हर कोई चाह रहा है, उत्तर प्रदेश से भी ये खबरें आती हैं कि भाई काबिलियत है। अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी उत्तर प्रदेश के एक लीडर से, वो कह रहे थे कि क्यों नहीं बन सकते जो है अखिलेश यादव, वो भी चेहरा बन सकते हैं पीएम का, तो बहुत सारे लोग हैं। तो हालांकि बीजेपी की तरफ से कहते हैं कि वेटिंग जो है वो चेहरे तो बहुत है सामने, मगर यहाँ पे जो है वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी सब फुल है। तो क्या कहेंगे, चूंकि ये नाम कोई क्लियर नहीं है, साफ नहीं है कि कौन सा नाम है, कौन सा वो फेस है जो इसको पूरे उसको लेकर के चलेगा आगे, इसकी वजह से भी शायद कुछ जो है वो खटास या नाराजगी जो है वो देखने को मिलती है। हमें तो ये लगता है जी कि ममता बनर्जी इस गठबंधन को सफल होते देखना ही नहीं चाहती हैं। अच्छा, उनको ये अच्छी तरह से मालूम है मायावती उनको ममता जी को जी कि इस देश में अगर दलित चेहरे की बात होगी तो जगजीवन राम के बाद वो दलित चेहरा केवल और केवल मायावती है। जी खड़गे साहब तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। उन्होंने खड़गे साहब का नाम उछालकर कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती के अंदर एक तनाव पैदा कर दिया कि वाह दलित नेता तो मैं और गठबंधन का चेहरा बनेंगे खड़गे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ। और मायावती अपने सामने अभी भी किसी को नेता बनते देखना नहीं चाहती। उस मायावती ने अपने ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी में भी सेकंड लाइन आज तक नहीं बनाई। एक बात है कि भतीजे आनंद को जो है जो उसको भाई आनंद के लड़के को एक क्या नाम उसको एक अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। ममता बनर्जी मुझे नहीं लगता कि वो इस गठबंधन को चलाने में उत्सुक है जी, क्योंकि वो जान रही है कि अगर गठबंधन में मैं शेयरिंग में रहूंगी तो मेरा इलेक्शन चला जाएगा। एक बात, जब तक इस देश का मुसलमान एक मंच पर नहीं आता है जी, तब तक इन गठबंधनों का कोई औचित्य नहीं है। आप जनता पार्टी का हश्र देखिए जो इंदिरा गांधी के खिलाफ एक गठबंधन बना था, कितने दल थे उसके अंदर, लेकिन उनके कितने प्रधानमंत्री बने बाद में। बड़ी मुश्किल से एक गठबंधन सफल हुआ जिसका नेतृत्व तो अटल बिहारी वाजपेयी करते थे जी, और चंद्रबाबू नायडू संयोजक थे उस गठबंधन के एनडीए के। वो एक ऐसे लीडर की कयादत में गठबंधन बना था जो धैर्यवान व्यक्ति था, जिनकी बात मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कर रहा हूं। जी जी, आज पॉलिटिक्स के अंदर धैर्य किसी के पास नहीं है। आप बात आती है कि और जितने लोग या कांग्रेस जिस प्रकार से इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि कांग्रेस उत्तर भारत में अपने साथ मुसलमानों को कितना जोड़ पा रही है और उसका क्या गणित है उसके पास। उत्तर प्रदेश में तो अभी भी मुसलमान अखिलेश यादव के साथ दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ मुसलमान बसपा के साथ भी है, तो बड़ा मुसलमान यहां पर बिल्कुल आप यात्रा निकाल रहे हैं। अभी जमाल साहब बोल रहे हैं, मैंने कहा था ना कि मन समझाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भाई आप गणित तो सामने रखिए ना। सही, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्शन कैंपेन एक पूरा कर लिया है और उसका दूसरा फेज
22 जनवरी को शुरू होगा अयोध्या से। बिल्कुल ठीक है। और 25 तो उसकी जनवरी को जो तैयारी है, बहुत बड़ी हाँ है। बिल्कुल, राम मंदिर का जो उद्घाटन हो जाएगा या प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, फिर 25 तारीख को शुरुआत कर रहे हैं, वो चुनावी सभा करेंगे उत्तर प्रदेश से ही प्राइम मिनिस्टर। वो तो हर जगह कर रहे हैं, दक्षिण बिल्कुल। भारत में गए हैं, वहां जी। भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो तो उनका चल रहा है, इनका क्या है? तो अभी तक चेहरा आपके पास नहीं। हाँ। और फिर मजे की बात यह है, आप आरोपों को उस तरह से पेश करिए कि ताकि दूसरे लोग, दूसरे समुदाय के लोग उन पर यकीन करें। आप मस्खरों की तरह से आप भाषण कर रहे हैं। इसीलिए मायावती, इसीलिए ममता बनर्जी बहुत अलर्ट हो गई है। और आप और हम बैठ के जो विचार विमर्श कर रहे हैं इस पर, आप बिल्कुल ठीक देखिएगा ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेगी। हाँ। और इनको अलग कर देगी, और ये गठबंधन चुनाव से पहले खत्म हो जाएगा। हाँ कशिप जी, ये कई सारे सवाल उठाए हैं दिनेश जी ने, और धैर्य की भी बात है कि भाई धैर्य जो है वो खो देते हैं, और वो धैर्य खोते हुए हमने देखा था किस तरीके से जो है वो जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव, वो मध्य प्रदेश में किस तरह की बयानबाजी हुई थी, दोनों तरफ से बयानबाजी हुई थी, कांग्रेस की तरफ से भी, और जो क्या नाम है चीफ थे वहाँ के कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी हुई थी और इनकी तरफ से भी हुई थी। जाहिर तौर पर वो धैर्य की बड़ी बात है कि भाई जो सुकून से काम लेता है, मतलब सब्र से काम लेता है, तो शायद पॉलिटिक्स में वैसा क्या उतना सब्र जो है वो है किसी के अंदर। एक बड़ी बात यहाँ ये भी हुई है कि जो मायावती हैं वो, उनके चेहरे को लेकर के हमेशा बात होती है, कि उनकी क़यादत को लेकर के बात होती है। वो चाहती हैं कि उनका चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जो है वो, या प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उनका नाम जो है वो आगे किया जाए। और कई बार हमने देखा तलखी थी समाजवादी पार्टी के बीच और बीएसपी के बीच, वो ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए सामने आई, फिर दोनों पार्टियों की तरफ से बयान आए, फिर मायावती ने कहा कि नहीं हमें तो जाना ही नहीं है, फिर मुलायम सिंह यादव की पुरानी बातें याद दिलाई उन्होंने कि किस तरीके से वहां पर जो वो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, गेस्ट हाउस कांड। बहरहाल तमाम चीजें हुई, मगर अब जो है कोशिशें हो रही हैं। अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान हमने देखा पिछले 2-3 दिन के दरमियान आए हैं, पिछले 3-4 दिनों में, वो ऐसे हैं कि मायावती के लिए उनकी तरफ से ये बयान आया, कुछ इस तरह की बातें कही गई कि हम चाहते थे मायावती को एक बड़े ओहदे पर देखना, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर हम उनको देख रहे थे। क्या लगता है आपको, क्या ये मैसेज वहां तक पहुंचेगा? और क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो ये इसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो दिल्ली का रास्ता जो है फिर वो वहां से एक तरीके से बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। तो क्या कुछ इस तरीके की भी खबरें हैं मार्केट में, सियासी गलियारों में, कि ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी शायद आ जाए मैडम भी, शायद जो है वो मायावती भी आ जाए, ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन कि मेरा नाम कपीश श्रीवास्तव, AAPIS। जी जी। दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं जी। और अगर असंभव तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी को पानी पी पी के कहती थी कि ये आतंकवादियों पंडित से चलने वाली पार्टी थी, आतंकवादियों की पार्टी है, 3.5 साल सत्ता मलाई चाटी होती है PDP से। उस समय इन्होंने कर छोड़ दिया, कॉमन नागरिक किया, RSS नाराज हो गया, तमाम चीजें थी, लेकिन वहां बात मत की, क्योंकि वहां अगर आप बात, ये तो जो काम करेंगे वो नेशनल काम है भाई, वो राष्ट्रीय काम है ना। और बाकी दूसरे अगर करते तो उन पे 50, जिनको इन्होंने वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया है महाराष्ट्र, उनको 70,000 करोड़ वाले का वो तमाम प्रधानमंत्री जी कहते थे चक्की पीसिंग, और वित्त मंत्री बना दिया उन्होंने। और फिर भी गगल ढिठई इस बात की है कि देखिए कि किस तरीके से, हाँ मैं जवाब दे रहा हूं। तो देखिए, तमाम कांग्रेस के वो लीडर्स जिनके ऊपर इन्होंने रेगुलेशन लगाए, तमाम अन्य राजनीतिक, उनको सब जब इन्होंने अपने में ले लिया तो सबके आप जैसा। और फिर वो जिस तरीके से एक सोच होती है कट्टरता की, वो अपने ही जिस पार्टी में काम किए उससे कट्टर, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अभी आप एक बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन से जी, भाई आप इसके वजह से कैसे संविधान खतरे में हो गया, कैसे लोकतंत्र खतरे में इसीलिए हो जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए अगर कोई आप अध्यादेश ला करके
किसी की नियुक्ति में भी अगर वो मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होगा, तो कैबिनेट मिनिस्टर यानी 2 आप हमेशा जीतेंगे, यस मैन की नियुक्ति करेंगे। ये मोदी सरकार कर रही है, गैर लोकतांत्रिक। जिस तरीके से संविधान के न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायिका की दी गई है जी, तो उसका आप दुरुपयोग करना क्यों चाह रहे हो? आप न्यायपालिका को शामिल क्यों नहीं करना चाहते? क्या न्यायपालिका हमारी भ्रष्टाचारी है? मुख्य न्यायमूर्ति इस लायक नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में साथ हो सके? प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना। 19 लाख ईवीएम मिसिंग है और आज तक डबल इंजन की तमाम जगह इनकी सरकार चल रही है, वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है? इनको ये बताना चाहिए कि वो 19 लाख ईवीएम कहाँ है। ये नहीं बताने के लिए तैयार। इन्होंने कहा था कि जब हम आएंगे तो 2 नंबर का पैसा जो पार्टियों में जाता है उसके लिए हम बॉन्ड ले आएंगे। इसके साथ बॉन्ड ऐसा लाए कि आप बता ही नहीं रहे हो कि कौन सा पैसा आ रहा है, और ना आप उनका नाम। अगर आप 20,000 टीके का चेक देंगे तो आपका नाम, पिता का नाम और पता सब बताएंगे। लेकिन अगर आप बॉन्ड खरीद रहे हैं करोड़ों अरबों रुपए का, तो कि आपको नाम बताने लायक कोई जगह नहीं है। ये इनकी पारदर्शिता है। क्या इस तरीके से? हमें आप बताइए, एक पार्टी 55 साल तक राज, लेकिन उसके पूरे देश के अंदर ना क्षेत्रीय कार्यालय है, ना जिला कार्यालय है, और ना सारा जो है 20 एकड़ के अंदर बना हुआ 250 करोड़ रुपए का कोई अपना केंद्रीय कार्यालय दिल्ली। ये कहां से आ गया? चंद लोगों के ऊपर सत्ता आप चला रहे हैं। सत्ता आपके हाथ में नहीं है, सत्ता अदानी और अंबानी के हाथ। आज हमारे शंकराचार्य मंदिर पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां कह रहे हो कि धर्म विधि का पालन नहीं हो रहा है। वहां बीफ खाने वाले लोगों को बुलाया गया है। ये गौ हत्या के विरोधी लोग हैं। जो लोग मंच पे ठोक के कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं, उनको भी बुला रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार हैं, उनसे चंदा भी दे रहे हैं बीफ वाला। और ये सब शुद्धि है कि वो गंगा जल है। इन पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे मित्र ने जो हमारे साथ है वो सब साफ। ब्रेक में जाना है, चूंकि शुभेंदु शेखर जी तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल वही है, घूम फिर करके वही बात आती है कि भाई कहीं ना कहीं आप जो है वो 2 बड़े घराने हैं, औद्योगिक घराने जिनको फायदा पहुंचाते हैं। वही बात है कि मतलब एक तरीके से हिटलर शाही है वो पार्टी के अंदर वो है, और आप जो है वो, मैंने पहले भी कहा था कि ये तमाम इल्जाम हमेशा लगते हैं कि संविधान को खतरा है आपके आने से, आपके रहने से। कपिल जी को तो कुछ तो पॉइंट बोलने ही है जी। साइकिल दौड़ नहीं रही है, हाथी साथ में नहीं है, तो वो ऐसा बोलेंगे। हमको दुनिया में सबसे पहले यही पता लगा कि अंबानी लोगों के साथ मुलायम सिंह जी के कितने अच्छे रिलेशन थे। कपिल साहब भूल जाते हो क्या इतना जल्दी आप? अमर सिंह जी आप ही के साथ घुमा करते थे। नहीं, अब आप नहीं बोलोगे, मैं बता रहा हूं आपको। आपका चरित्र उस समय ठीक था जब अंबानी साहब आपके साथ हुआ करते थे। अरे भाई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। संपत्तियां उठा करके चंद लोगों के हाथ में। भैया सुनो, मैं तो खाली उस इतिहास से आपको याद दिला रहा हूँ। भैया जी, कपीस बाबू सुन लीजिए, कपीस जी सुन लीजिए। अब चूंकि आप बोल रहे थे, वो सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। कपीस बाबू सुन लीजिए। आपको तो याद होगा, आप भी पुराने हो, प्रवक्ता हमारे समय के, हमसे भी सीनियर हो आप, तो वो समय भूल गए जब अमर सिंह जी पूरा मिलके सब लोगों के साथ दलाली किया करते थे बंबई में बैठ के। मुलायम सिंह जी अंबानी के घर में रहे नहीं, कहां उनके सब नामों को जोड़ने का मेरा ख्याल के कोई मतलब नहीं है। बोलना नहीं चाहिए। हाँ। इसलिए आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। शब्दों पर मैं खाली कपीस बाबू नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर पूरी कपीस बाबू भैया, भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो औद्योगिक घरानों के साथ मिल करके नहीं चलेगी तो चूंकि रोजगार भी देने हैं, चीजों की भी जरूरत है, औद्योगिक घराने तो मजबूत होने चाहिए ना, और अलग अलग सब लोग होने चाहिए। आज तक जितने टेंडर दिए गए, चाहे वो अंबानी को दिया गया हो या अडानी को दिया गया हो, कौन सा ऐसा टेंडर है जिसमें प्रोसेस ठीक नहीं निभाया गया? कांग्रेस ने भी राजस्थान में अडानी को पूरा सोलर प्रोजेक्ट दिया आके, आपने ऑडिशन क्यों नहीं किया कि भैया ये तो मोदी जी वाले अडानी है? ठीक है, तब कहां बैठे थे आप जब 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया?
वो तो भैया ये समय की बात है, सभी देश के अंदर जो लोग भी हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाकर आपकी पुरानी कम्युनिस्टों की तरह बात करने की नहीं चाहता। चलो, आपके पास प्रश्न नहीं है पूछने के लिए। बात हो रही है इंडिया अलायंस की। क्या इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसी खबरें आती हैं ममता दीदी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से ये जो है बयान आया कि तवज्जो उन्हें नहीं मिल रही है, और फारूक अब्दुल्ला ने भी कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस है उसको चेताया है कि अगर यही चाल रही, यही देरी जो है रही, ये सुस्ती रही तो इसका नुकसान होगा। बहुत सारी बातें हो रही हैं, और ब्रेक में जाने से पहले तमाम जो लीडर्स हैं वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग बातें कर रहे थे, मगर यहाँ पर एक बात ये भी आई थी कि क्या ये जितने भी लीडर्स की बयानबाजी आती है कि क्या ये कांग्रेस के ऊपर और इंडिया ब्लॉक जो है उसके ऊपर एक तरीके से प्रेशर बनाने की एक कोशिश है, और कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं खुद तो प्रेशर नहीं झेल रही हैं, क्योंकि ये भी कई बार इस बात का भी जिक्र हुआ है, चाहे हम दिल्ली के सीएम की बात कर लें, चाहे झारखंड के सीएम की बात कर लें, ईडी के कई समन वहां पर पहुंच चुके हैं, और आज तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ लंबी चौड़े जो है वो सवालात चल रहे हैं, सवेरे से ही बातचीत जो है वो चल रही है ईडी की, वहां पर अधिकारी हैं। तो दिनेश शर्मा जी, क्या कुछ ये जो है, चूंकि कई बार ऐसी भी बात होती है, इंडिया अलायंस के जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये बयानबाजी आती है, ये बात होती है कि तोड़ने की भी कोशिश है कहीं ना कहीं इस गठबंधन को, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है? रब्बानी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है जी कि इंडिया अलायंस ही बीजेपी का चुनाव लड़ा रहा है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा कारण है जी। अभी तक हमारे मित्र हैं कपीश जी, उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए, बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन साहब ने भी उनका काउंटर किया। जिन मुद्दों को पब्लिक डोमेन में उठाया जा रहा है, क्या पब्लिक के अंदर उनका कोई नेगेटिव संज्ञान लिया या पॉजिटिव संज्ञान लिया जा रहा है? हमें तो कहीं नहीं लगता कि बीजेपी कमजोर हो रही है, बीजेपी तो बढ़ती जा रही है। आप जितने मुद्दे उछाल रहे हैं, जो मुद्दे उछाल रहे हैं, चाहे आप हो चाहे ओवैसी साहब तो गठबंधन में नहीं है। ये जितने भी मुद्दे इस समय उठा रहे हैं उनका लाभ तो सीधे सीधे बीजेपी उठा रही है। बीजेपी को तो कुछ ज्यादा काउंटर करने की जरूरत नहीं लगती। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि इंडिया अलायंस के नेता ही इस इलेक्शन को लड़ा रहे हैं बीजेपी के। मैं फोकस करूंगा केवल ममता बनर्जी पर जी, क्योंकि एक अंतिम पिलर है इंडिया अलायंस के पास, जो शक्तिशाली है, जो स्टैंड कर रहा है, और बीजेपी और या कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ, तीनों के खिलाफ अकेला लड़ाई लड़ रहा है, वो तृणमूल कांग्रेस है। मतलब आपको भरोसा नहीं है शरद पवार पर, आपको नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है, आपको एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि आपको जो है वो अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है, या तो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर क्यों भरोसा नहीं है? मतलब जी मैं उसी पर आ रहा हूं जरा रब्बानी साहब। शरद पवार साहब के भतीजे तो शिवसेना के साथ चले गए जी, और इस समय जो महाराष्ट्र के अंदर एक जो ताकतवर स्ट्रीम है वो तो शिवसेना के साथ खड़ी, उद्धव ठाकरे भी उड़ गए जी, तो वहां की तो आप चर्चा करना ही बेकार है शरद पवार की। अब आती उत्तर प्रदेश की बात, अखिलेश यादव की बात। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वो अपने यादव वोटों को बचाएं, क्योंकि वो भाग रहे हैं बीजेपी की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता तो इन सब लोगों ने मिलकर विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ा था, सारे बैकवर्ड ने मिलकर तब 125 सीट तक पहुंचे थे। तो यादव कहां गए थे उस समय? सारा मुसलमान तो गठबंधन को गया था अखिलेश यादव के। तो फिर बीजेपी के पास 255 सीटें कैसे आ गई? ठीक है, 50 सीटों का आपने नुकसान किया, लेकिन तब भी तो आप बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो लोकसभा के इलेक्शन में जब ये पब्लिक का माइंड सेट है कि इस वोट से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या अखिलेश यादव ये विश्वास दिला पाएंगे कि प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा अगर सारे यादव मुझको वोट दे दें, मुसलमान तो मुझे मिलेंगे? क्या राहुल गांधी ये विश्वास दिला सकते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा अगर सबके सब मिलकर मुझे वोट दे देंगे? खड़गे साहब का तो कोई नाम ही नहीं है, वो तो एक टूल है, वो तो एक रबर स्टैंप है। और मजाक उड़वा दिए ममता बनर्जी ने बीजेपी बहुत अच्छी तरह से, मायावती एक तरफ होगी खड़ी होकर, वाह
दलितों की नेता मैं लखन के बीच में कहां से आ गए? तो रब्बानी साहब, हालात जो हम अब देख रहे हैं, इन इंडिया अलायंस में कोई भी ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जो अपने को सीरियस रूप से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना सकता हो। ठीक है। नीतीश कुमार को तो पलटू राम कहा जाने लगा है। वो कब पलट जाए? लोग तो बोल रहे हैं कि ये तो अभी पलटने को तैयार बैठे हैं, एनडीए में अपनी बातचीत चला रहे हैं, जिस पर अमित शाह ने बोला कि ठीक है, अगर कोई आएगा तो देखेंगे, विचार करेंगे। हालांकि लालू यादव तो जो है मिले हैं, लालू यादव मिले हैं और वो राबड़ी देवी के घर गए थे, जाहिर तौर पर उनकी मुलाकात हुई है और सभी मिले हैं, मगर उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिरी बॉल तक का गेम होता है पॉलिटिक्स, तो कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, ये बात सच है बिल्कुल जी। कपिश जी, कुमार पर यकीन नहीं किया जा सकता। जी ठीक है कपिश जी, बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं और देखिए दिनेश जी ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई 111 ही सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, तो जाहिर तौर पर मुसलमानों ने तो सबने वोट दिया, मगर यादव था कि नहीं था इंटैक्ट, वो एक बड़ा सवाल है। और जब अभी जो बीजेपी ने एक तरीके से एक नई रणनीति बनाई है 2024 के लिए, चाहे वो राजस्थान की बात कर ले, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो बनाए गए हैं, एक मतलब जो है ब्राह्मण फेस दिया, और मध्य प्रदेश में जो है वो यादव कम्युनिटी से लेकर के आए हैं और बड़े लीडर हैं वो। एक तरीके से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा उसका असर होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में पीडीए चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो है एक नया वो गठबंधन लेकर के आई, लंबे वक्त से उस पर काम कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले यात्रा भी शुरू की है पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो ये जद्दोजहद है इंटैक्ट करने की, उन वोटर्स को अपनी तरफ जो है जोड़े रखने की, मगर कहीं ना कहीं चैलेंज तो है आपके सामने और समाजवादी पार्टी के सामने भी कि कैसे तमाम वर्गों को साथ लेकर के चला जाए। और एक कहीं ना कहीं अभी जो मौजूदा वक्त में एक बड़ा सवाल वो उठता है कि एंटी हिंदू आपको या समाजवादी पार्टी को वो करार दिया जा रहा है। बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं, बहुत सारे पुराने बयानात वो लेकर के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो उसका भी कुछ मेरा ख्याल के आपकी पार्टी के ऊपर और वो इलेक्शन पर असर पड़ने वाला है। खुर्शीद भाई, सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं जी, क्योंकि जिस घटना को लेकर के आप कह रहे हैं, जनता ने हम पहले ही क्लीन चिट दी है, उसके बाद हम लोगों ने 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार बनाई जी, तो वो तो मसला ही नहीं है। और देखिए, निपेंद्र मिश्र जो हमारे प्रमुख सचिव जो उस समय इस कांड को देख रहे थे, जिनके हाथ पे बागडोर थी, उनको इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का जो है ट्रस्टी बनाया है जी। और अगर किसी ने गलत किया था तो उसके खिलाफ आपको न्यायिक जांच बैठा के जेल भेजना चाहिए था, तो आप जो है पद दे रहे हैं। जनता तो इनको खूब अच्छे से समझती है कि ये दोहरे चरित्र के लोग। और दूसरी चीज आपको कहती कि हमारे मित्र जो है, उनकी जो पेन है, जब लिखना शुरू करते हैं उस समय भाजपा का चश्मा लगा जी, उनको और कुछ दिखाई नहीं। 3 बार की जो कार्य बनाए, 4 बार कार्य बनाए, उस समय हमारे अपने वोट 33 कभी नहीं रहे, फिर भी हमने सरकार बनाई, फुल फ्लेज सरकार बनाई है। अल्पसंख्यक मत में हमने कभी नहीं सरकार। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हमने 37% अपने गठबंधन के साथ वोट किया और 111 अपनी और 125 और 210 सीटें ऐसी थी जहां मात्र 5.5 लाख से हमारी सरकार ने गई और 351 सीटें ऐसी थी जहां बैलेट से जो कर्मचारियों के वोट पड़े थे या वृद्धजनों के पड़े थे, उसमें 351 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने लीड किया था और हमें हराया गया था। तो राजभर साहब कितने में जाके बैठे हैं, आपको याद होगा कि बनारस के अंदर उन्होंने ही ईवीएम बदलते हुए ठीक है, गए होंगे। चलिए, चूंकि वक्त की भी कमी है, डॉक्टर जमाल साहब आखिरी कमेंट में आपसे लूंगा, क्या कहेंगे ये जो 5 राज्यों के अभी इलेक्शन हुए थे, मतलब असेंबली इंतखाबात हुए थे और जो रिजल्ट्स आए हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं मतलब वो परेशान करने वाले थे और उसके लिए उसका आपको लगता है कि वो जो रिजल्ट्स उनके मन मुताबिक नहीं आए, उसका असर भी गठबंधन पर पड़ रहा है, जो इंडिया अलायंस है उस पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो अब ज्यादा हावी हो रही हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे आते, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर आप जीत जाते तो शायद फिर नक्शा बदला हुआ होता। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल जवाब सर मैं पहले बता दूं आपको, कम से कम अल्फाज में बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मुझे ये कहना है कि आपने जो कहा 5 राज्यों का चुनाव, खासकर 3 राज्य जो हम लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर उसका वोट देखेंगे कि 10 लाख वोट, 10 लाख वोट ज्यादा आया है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि शायद मेरे एक मित्र बैठे हुए हैं जिनके पीछे बीजेपी का हम देख रहे हैं लगा हुआ, पीछे बीजेपी की पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन शायद जो दूसरे आदमी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता लग रहा है।
उनको ऑफिशियली उनको भी बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तक उनके जो बयानात आ रहे हैं ना, वो हर तरीके से विपक्ष को ही घेर रहा है। उनके हिसाब से सरकार का सब कुछ सही है। पे पर्सनल अटैक करने के बजाय अभी जो मेरा सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। रब्बानी साहब थोड़ा डॉक्टर साहब जवाब दे। दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज जो मैं बताता हूँ, हमारा गठबंधन क्या बार बार यही कह रहे हैं कि उसको पेटे मरोड़ लेने की जरूरत है, वो हमारा प्रॉब्लम है, वो हम देखेंगे। दूसरी चीज ये जानना पड़ेगा, वोट ऑफ परसेंटेज शेयर 2014 में 37.2% थी बीजेपी एनडीए गठबंधन को, और 2019 में पुलवामा अटैक, जब तक आप उसकी जानकारी मिली नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है उसके पीछे, कुछ पता नहीं चला, उसमें बीजेपी को वोट आई 45%। 55% तो उनके अगेंस्ट थी, 55% उनके अगेंस्ट है, वही 55% एक साथ है। तो फिर इन चीजों को समझना ना, हम क्यों परेशान है। अगर हमारे गठबंधन में कोई प्रॉब्लम है वो हम जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज है कि इनको ऑफिशियली बीजेपी शुभेंदु जी कुछ कहेंगे आखिर में 10 सेकंड में, प्लीज बात पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि वक्त की कमी है। लास्ट लाइन कहूंगा, अभी तक आपने देखा कि जिनकी सरकारें होती थी लोग उनसे थोड़ा बहुत नाराज होते थे, एंटी इनकम्पेंसी थी। आज का जमाना ऐसा है कि लोग विपक्ष से नाराज है, ये आपको बताना चाहता हूं। जाहिर तौर पर वो विपक्ष को या जो अपोजिशन पार्टीज है उनको ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि चल क्या रहा है इस वक्त, और ये जो गठबंधन है इंडिया अलायंस का, जाहिर तौर पर उसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, कुछ पक रहा है, तभी जो है इस तरह की खबरें आती हैं, तभी नाराजगी का इजहार किया जाता है। मगर क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, ये किस तरफ जो है ये रुख मोड़ेगा, इसका क्या कुछ असर होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम को हम ये खत्म करते हैं, पीर के रोज फिर शाम आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।